Hello students. So now we are going to discuss the new topic that is हमने देखो एक लेक्चर में ये किया हुआ है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वो हमने कंप्लीट किया हुआ है। उसके पहले वाला जो लॉ था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो भी हमने कंप्लीट किया हुआ है। लेकिन आज ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेकिन आज मन में कुछ बात आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मान लो कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो लाइफ का जो प्रॉब्लम है उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन पूरी दुनिया में आपको कौन दे सकता है? थिंक अबाउट दैट। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बचपन से ही जो सिखाया गया है, जिन्होंने सिखाया है, वो ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दे सकता है। मेरा ओपिनियन ये कहता है कि लाइफ की हर एक सिचुएशन के अंदर जो जो हैबिट फॉर्मेशन हुई है वो कहीं ना कहीं आपकी मॉम ने और आपके डैड ने की है। तो हैबिट फॉर्मेशन के अंदर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो जितना भी आप आज एक्यूरेट हो वो मैं ये मानता हूँ कि आप जो है वो अपनी मॉम की वजह से है। बराबर है। डैड अपनी जगह अपना काम करते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि मैनेजमेंट गुरु, तो मैनेजमेंट गुरु जो होते हैं वो कौन होते हैं? मदर। बराबर। अगर मैं नॉर्मल हर एक की बचपन की बात करूं तो अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर देखूं तो आज जितनी भी बातें मैंने सीखी हुई है, बराबर है, उसके पीछे कहीं ना कहीं पेरेंट्स का तो हाथ है ही, लेकिन सबसे बड़ा हाथ जो है वो मॉम का है। अगर आपकी मम्मी ने, बराबर, मम्मी को क्या कहा जाता है? मम्मी जो है, मॉम इज बेसिकली मैनेजमेंट गुरु, बराबर है, उनको मैनेजमेंट के गुरु कहते हैं। कहीं ना कहीं रिसर्च में भी मैंने ये पढ़ा हुआ है कि सबसे बड़ा मैनेजमेंट, अगर एमबीए वाला भी आपको कुछ सिखाता है तो उसका कहीं ना कहीं पे मैनेजमेंट जो है, लिंक जो है वो कहीं ना कहीं घर से ही अटैच होता है। अगर आपने मिशन मंगल वाली मूवी देखी हो तो वहां पर भी जो एक लेडी है, बराबर है, उन्होंने ही उसका सॉल्यूशन निकाला हुआ है। बराबर। अगर आप देखोगे तो मैं कुछ बातें डिस्कस कर रहा हूँ जिससे क्या है कि आपकी ये सिचुएशन जो है बेटा, अभी जो आप घर पे पढ़ रहे हो, बराबर, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ये हम सबको मालूम है। लेकिन हम भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं कि आपका कैरियर जो है अच्छे से अच्छे चले। बराबर है। अच्छा, आप 10th में से जैसे 11th में आए तो आपने साइंस लिया हुआ है जिसके बेसिस पे आप आगे पढ़ना चाहते हो। तो मैं जो बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट गुरु, दैट इज कॉल्ड मॉम। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पर आप देखोगे तो बचपन से ही आपको ये सिखाया गया है कि आप सुबेरे यानी कि सवेरे सबसे जल्दी उठ जाओ। इन द मॉर्निंग अगर आप जल्दी उठते हो तो सबसे पहली बात क्या आती है? कौन आपको उठाता है? जनरली आप देखोगे कि मम्मी ही उठाती है। आपको मूड होता ही नहीं, हाँ थोड़ा सा और सोने दो, 15 मिनट और मैं सो रहा हूँ, और मेरा अभी लेक्चर का टाइम अभी तो बाकी है, 9 बजे होने वाला है, मैं फ्रेश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी सबसे पहले जो आपको उठाने के लिए आते हैं वो आपके मॉम आते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि बेटा फटाफट उठ जा, बराबर है, तू अगर जल्दी उठेगा तो अपने फ्रेंड्स से जो है आप आगे रह पाओगे। आप 15 मिनट भी अगर जल्दी उठ जाते हो देन यू बिकम अ लीडर। बराबर। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको अपने लिए जल्दी उठना पड़ेगा। तो वो आपको सीख कौन देता है? मम्मी देती है। बराबर है। जब मम्मी आपको सीख ये देती है कि आपको जल्दी उठना है तो आप कैसे उठ जाते हो? आप धीरे धीरे ऐसे लेजीनेस से उठते हो, बराबर है, थोड़ा सा सोल वुमेन, बराबर। फिर से वो आपको थोड़ा सा, जैसे ही आप उठकर सीधा ब्रश करने के लिए जाते हो तो जनरली मॉम आपको वहां पर ही टोकती है कि अपनी जो बैग है उसको अच्छा कर दो, बराबर, सब कुछ जो है अपनी जगह पर रख दो। तो क्या है कि आप जब वापस आओगे तो आपको फ्रेशनेस फील होगी, बराबर। तो यही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सीख है लाइफ के अंदर कि अपनी चीजें अभी जो आप पढ़ रहे हो, बराबर, आपने पढ़ाई कर ली तो अपनी नोटबुक से या तो टेक्स्ट बुक से आप देख लो कि इधर उधर अगर रख देते हो तो आपको मिलती नहीं है दूसरे दिन जब आपको पढ़ना है। लेकिन जो मम्मी ने आपको सिखाया हुआ है बचपन से कि अपनी चीजें जो है ठीक से ढंग से रखा करो। तो अगर तो वॉरेन बफेट जो है, बराबर, बहुत बड़े इसके अंदर मैनेजमेंट गुरु है, वो भी ये सिखाते हैं आपको कि मैनेजमेंट में भी ये सिखाया जाता है कि अगर अपनी चीजें, जहां पर भी आप काम करते हो, अगर अपनी चीजें जो है
वो अगर ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है तो आप वो ऑफिस के अंदर 10 घंटे या 12 घंटे भी काम कर सकते हो, बराबर है। तो ये चीज एक आपको सिखाई जाती है। आप वापस टक टक करके बाथरूम में जाते हो, वहां पर थोड़ी देर सो जाते हो, वापस वहां से बात करके बाहर आते हो, क्योंकि लेजीनेस है। तो दूसरा एक था टाइम, बराबर, जो आपको मम्मी ने सिखाया हुआ। एक था ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, अगर फ्यूचर में आप कहीं पर जाते हो तो फ्यूचर में जब आप जॉब करते हो तो वहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ऑर्गेनाइज वे में रहो। जो है वो सबसे बड़ा गुरु जो है लाइफ का, वो है मदर, बराबर। तो ये दूसरी बात मैंने आपके साथ शेयर की। जब आप वहां से बात करके बाहर आते हो तो आपको मालूम है कि जब आपकी स्कूल चालू होती है तो आप देखो जरा कि उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो कितना पावरफुल है। आपके शूज रेडी है, आपके बैग्स रेडी है, आपका टिफिन रेडी है, आपकी जो यूनिफॉर्म है उसको भी उन्होंने आयरन करके रखा हुआ है। तो ये बातें जो है कहीं ना कहीं पे मदर ही सिखाती है। ये जो सारी चीजें हैं जिससे आप क्या सीखते हो कि फ्यूचर में जब कभी भी आप जॉब करोगे तो बिफोर योर मीटिंग्स, बराबर है, आप अपना लैपटॉप, अपना प्रेजेंटेशन, बराबर है, अपना पेन ड्राइव, अपनी सारी चीजें, ये सब ऑर्गेनाइज फॉर्म में आप रख सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई जब वो ऐसा काम कर सकती है आपके लिए तो आपको भी फ्यूचर में वैसे ही सीख मिलती है जिससे आप ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहो, बराबर। तो इस तरह से मदर जो है बेटा कहीं ना कहीं पे हर एक लेवल पे आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमें इस एज में जनरली फ्रेंड्स की बातें अच्छी लगती है, हम लोग फ्रेंड्स का सुनते हैं, फ्रेंड्स ये कर रहा है, फ्रेंड्स ये कर रहा है, बराबर है। अच्छा, दूसरी बात, जब आप स्कूल से वापस आते हो तो स्कूल से वापस आने के बाद जनरली हर एक बच्चा पापा के साथ शेयरिंग करने से पहले मम्मी के साथ ज्यादा शेयरिंग करता है। भाई आज स्कूल में ये हुआ, आज टीचर ने मुझे ये सिखाया, बराबर है। तो वो सारी की सारी बातें जो है जब पापा ऑफिस से घर पे आते हैं तो क्या होता है कि वो उनके साथ शेयर करती है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस ऐसा रहा, बराबर, उनको ये सिखाया गया, बराबर है। उनको कभी डांट भी पड़ी होती तो वो भी शेयर करना सीखो। यानी कि जनरली जब कभी भी आप स्कूल से घर पे जाते हो या तो फ्रेंड्स के साथ जब आप स्कूल में होते हो वापस घर पे जाते हो, जो कुछ भी छोटी बड़ी चीजें होती है शेयर करना सिखाते हैं। तो ये बातें जो है उसमें भी एक दिन ऐसा हुआ कि आपने जो सारी बातें करी थी, बराबर है, उसमें से कुछ बातें मम्मी ने पापा को नहीं बताई। तो ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। तो मैंने पूछा कि भाई क्यों ऐसा, कि आपने सारी बातें शेयर क्यों नहीं की आज? तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। तो उसके अंदर मम्मी ने बताया कि कब किसको कितना कहना है वो भी तुम्हें आना चाहिए, बराबर है। तो आज की डेट में बड़ी बड़ी जहां पर एमबी इंस्टीट्यूशंस है वहां पर भी ये सिखाया जाता है कि ब्रीफिंग कब करना है और डीब्रीफ कब करना है, यानी कि कब कितना किसको कौन से टाइम पे कितना बताना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये बातें चाणक्य जी ने भी बताई हुई है, बराबर है। तो ये सीख जो है वो माँ ही देती है। तो हुई ना, मॉम इज द बेस्ट मैनेजमेंट गुरु, यस और नो? ओके, सो नेक्स्ट थिंग, अगर हम लोग आजकल जो पबजी खेलते रहते हैं, बराबर है, तो पहले के जमाने में जब आप बचपन में छोटे थे तो बचपन से आपको ये सिखाया जाता है कि इंडोर गेम्स तो खेलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर जाके खेलो। तो आप देखो कि जब आप बाहर जाके खेलोगे तो आपकी फिटनेस का लेवल जो है वो बढ़ेगा। जनरली होता क्या है कि आप जब घर में होते हो तो आज की डेट में ऐसा पाया गया है कि मोबाइल्स के अंदर बच्चे, बराबर है, जो YouTube में वीडियोस देखते रहते हैं, एजुकेशनल वीडियोस देखते रहते हैं, उसके अंदर भी आंखें कमजोर होने का मतलब क्या हो जाता है, फिर धीरे 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 आपका लेजीनेस बढ़ने लगता है। ये सब जो है वो क्या है, क्योंकि आपको फ्रेश हवा मिलती ही नहीं है, बराबर है। तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल हम लोग बाहर जाके खेलने लगे जहां पर ये सिचुएशन है, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिजिकल फिटनेस की बात है जहां पर आप अपना जो गैलरी है, जहां पर आप कुछ फ्रेश एयर आ रही है वहां पर भी आप जाकर थोड़ा सा टहल सकते हो, बराबर। जहां पर सेफ एरिया है वहां पर प्रिकॉशंस के साथ हम लोग टहल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी फिजिकल फिटनेस का लेवल बढ़ेगा। आपको बहुत ही कंटाला आ रहा हो पढ़ने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, थोड़े देर का ब्रेक लेकर आप वापस उसके अंदर आ सकते हो।
तो यही बातें आज की डेट में है भाई। आईटी कंपनीज के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े जिम लगा के रखे हैं, क्योंकि लोग वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पूरे दिन लैपटॉप पे बैठ के काम करना है, दिमाग का काम है, बराबर है। फिजिकल फिटनेस जीरो है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से सारे के सारे डिसीज जो है, जैसे कि डायबिटीज, बीपी, ये सब कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। सो दिट इज द लाइफ मैनेजमेंट गुरु, जो आपको सिखाया गया अपनी मम्मी ने कि भाई बेटा आप सिर्फ घर में ही मत खेलो, लेकिन आप बाहर जाके भी खेलो। दूसरी बात, वहां से आने के बाद आपका काम कंप्लीट होना चाहिए तो ही खेलने के लिए जाने देते हैं। कई लोगों के मॉम इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, मेरी मॉम भी उतने ही स्ट्रिक्ट थे, तो मैंने उनसे ये सीखा कि सबसे पहले अपना जो काम है उसको कंप्लीट कर सकते हो, फिर आप अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जिसमें आपकी हॉबीज है वो आप कर सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो कंसिडरिंग एज अ मैनेजमेंट एडवाइस, बराबर। तो ये सारी बातें जो है मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ, जो हमारी मॉम ने सिखाया हुआ है वो ही आगे जाकर काम में आने वाला है। तो ये सारी बातें है बेटा, तो आप जो है वो सारी बातें थोड़ी सी सीखो और उसके ऊपर काम भी करो। तो ये सारी बातें जो है हमने सीखी हुई है, ओके। दूसरी बात ये भी है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि खाना खाते खाते भी आजकल मोबाइल देखते रहते हैं, बराबर है, या तो टीवी देखते रहते हैं। जनरली पहले कैसा हुआ करता था कि अगर आपको कुछ एंटरटेनमेंट करना ही है, जब आप खाना खाने बैठते हो तो पहली बात तो कोई भी चीज देखनी ही नहीं चाहिए, बराबर। दूसरी बात, खाना खाने बैठते हैं तब जनरली क्या होता है कि लाइट म्यूजिक चल सकता है, या तो जनरली बातें शेयर होती है, पूरे दिन आपके साथ क्या हुआ, पापा के साथ क्या हुआ, मम्मी के साथ क्या हुआ, ओके। तो ये सारी बातें भी वहां से सीखने को मिलती है कि डिस्कशन घर में होना जरूरी है, बराबर है। लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बराबर है, लेकिन आपको ये सारी सीख जो माँ ने दी है बेटा वो पूरी जिंदगी काम आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, बराबर है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बेस्ट मैनेजमेंट गुरु, कोई भी सिचुएशन में आप हो, आप पूछो और आपको सॉल्यूशन ना मिले तो मुझे बता देना, आपको सॉल्यूशन हमेशा वहां से ही मिलता है, बराबर है। वो जो सीख देती है उसमें से ही मिलता है, वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो बी फ्रेंडली विथ योर पेरेंट्स, और आप उनके साथ अच्छे से बात करो, अच्छे से शेयर करो। ऐसा नहीं है कि टीनेज में आगे जनरली बच्चे फ्रेंड्स के साथ ज्यादा बातें शेयर करते हैं, मम्मी पापा के साथ नहीं करते हैं, फिर मिड एज में ऐसा कुछ हो जाता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है 11th-12th में, बराबर है, हमें भी मालूम है। तो प्लीज आप ये सब कीजिए। अगर आपको ये चीजें जो है अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा जनरली ये ट्राई रहेगा थोड़ा सा कि कुछ ना कुछ बातें शेयर करके आपको बूस्टअप किया जाए कि इस सिचुएशन के अंदर हम लोग जो है आपके लिए सबसे अच्छा काम करें। पढ़ाई तो अपनी जगह पर है ही बेटा, पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन सबसे मेन बात जो है कि एक योद्धा की तरह लड़ना है, एक वॉरियर की तरह आपको काम करना है, तब जाके आपके मार्क्स आएंगे और तब जाके आप अच्छा सा गेन कर सकते हो, ओके। तो वी आर स्टार्टिंग अवर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत ही सिंपल और मजेदार लॉ है जिसको आज हम लोग सीखेंगे। इसके अंदर बराबर है क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देखिए बेटा, स्टेटमेंट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड। जैसे ये स्टेटमेंट पढ़ो आपके दिमाग में एलिमेंट जो है उसकी केमिस्ट्री घूमनी चाहिए कि भाई हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना सकते हैं तो आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज है, अगर नहीं तो कोई दूसरे दो एलिमेंट ले लो, मान लो कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, वो कौन कौन से एलिमेंट फॉर्म कर सकते, वो कंपाउंड्स कौन कौन से फॉर्म कर सकते हैं, तो कंपाउंड्स के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेरी गुड। फिर आगे बढ़ो, देन मासेस ऑफ द वन एलिमेंट कंबाइन, यानी क्या करना है, एक एलिमेंट जो कि जितने भी कंपाउंड फॉर्म होंगे उसमें एक एलिमेंट है, उसके डिफरेंट डिफरेंट मासेस है, वो दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइन होता है तो उसके फिक्स मास के साथ कंबाइन होता है और उसमें एक सिंपल रेशियो के फॉर्म में होता है। लुक एट दैट, देन मासेस, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स लिख सकते हैं, देन मासेस ऑफ द वन एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट bear a simple ratio to one another। पढ़ा, अब इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि ये कैसे होगा। ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि इसके अंदर ये लॉ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है हमारे पास, मान लो कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि भाई कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन,
बराबर है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। चलो इसके बारे में देखते हैं। तो एक बना लो, यहाँ पर मैंने लिखा कार्बन, यहाँ पर मैंने लिखा ऑक्सीजन, यहाँ पर मैंने ये बना दिया, बराबर। अब इसके बेसिस पे अगर मैं थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करूं तो ये दोनों जो है मिलके हमें मालूम है कि कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं। सो दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर ऐसा है, बराबर है। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप बढ़िया से अपनी नोटबुक में बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट, ओके, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन क्या है, यहाँ पर 12 पार्ट्स बाय मास एंड ऑक्सीजन इज 16 पार्ट्स बाय मास, वी नो दैट। ओके, इन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन जो है वो 12 पार्ट्स बाय मास ही है, क्योंकि एक ही कार्बन है बेटा। यहाँ पर दूसरा जो ऑक्सीजन है उसमें 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा बेटा 32, बराबर है। बहुत ही सिंपल है। अब हमें स्टेटमेंट प्रूव करना है। स्टेटमेंट क्या है कि ये 2 कंपाउंड बने, इसमें ऑक्सीजन जो है मासेस ऑफ द वन एलिमेंट, बराबर है, मासेस, मास ही नहीं, आंटी की बात नहीं चल रही है, masses of the one element combined with the fixed mass of the other element are in very simple ratio। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि ऑक्सीजन जिसका मास डिफरेंट है वो जब कार्बन के फिक्स मास के साथ कंबाइन होता है तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि इसका एक सिंपल रेशियो है 16 1 16 16 2 32, दैट इज 1:2 हुआ प्रूव। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आप एक एग्जांपल दे सकते हो जिसके ऊपर से आपको ये सवाल आ जाएगा कि भाई शॉर्ट नोट ऑन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल। अगर दूसरा कोई भी एग्जांपल हम लोग देखें तो भी कर सकते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ले लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात ले लेते हैं, बराबर है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग इसका एक टेबल बनाए छोटा सा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पर मैंने लिखा ऑक्सीजन, यहाँ पर एक कंपाउंड में लिख रहा हूँ वाटर, पी लो थोड़ा सा, अगर थक गए हो तो पानी पी लो, बराबर है। और दूसरा है तुम्हारा H2O2, बराबर है, यहाँ पर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन H2 है तो यहाँ पर 2 ग्राम है, यहाँ पर भी 2 ग्राम है, ऑक्सीजन 1 है तो 16 और ये है 2 तो यहाँ पे 32। फिर से यही प्रूव हुआ कि masses of the one element combined with the fixed mass of the other element bear a simple ratio। सिंपल सी बात है कि इसके डिफरेंट masses इसके फिक्स मास के साथ जब कंबाइन होंगे तो ये रहेगा 1:2। क्लियर। इसी तरह से एक और हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं जिसमें है कंपाउंड्स ऑफ, क्या लिखेंगे, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहले ये 2 टेबल बनाइए, इसके बाद हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे जिसके अंदर अलग अलग ऑक्साइड्स लेंगे बेटा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बराबर है। तो कंपाउंड जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से, ये है नाइट्रोजन, बराबर, यहाँ पर है ऑक्सीजन। चलो ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या क्या बन सकता है। तो सबसे पहले बनाओ N2O। N2O का मतलब है नाइट्रस ऑक्साइड, क्या कहेंगे इसको, नाइट्रस ऑक्साइड कहेंगे, बराबर है। फिर आप बना सकते हो जैसे कि NO यानी हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड, बराबर है। इस तरह से आपको करना है। अगर यहाँ से विजिबिलिटी नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ तक आपको दिख रहा है, अभी चेक। ओके, नाउ इट विल बी विजिबल। चलो, N2O है, यहाँ पर NO है, N2O3 N2O4, बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 14 2 28, तो ये 28 और ये ऑक्सीजन एक ही है तो 16 लिख दो यहाँ पर। नेक्स्ट जो है वहाँ पर उसको छेड़ो ही मत, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन है 1 तो यहाँ पर 14 आएगा, यहाँ पर ये 16, बराबर, जितने हैं उतने ही लिखते रहो। नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर 28 कर दो, 3 ऑक्सीजन है, 16 3 बराबर है, तो 48 कर दो। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है N2 तो ये हो जाएगा आपका 28 और ये हो जाएगा
16 4 जा 64, ये हो जाएगा फिर से 28 और ये हो जाएगा ऑक्सीजन यानी आपका हो जाएगा 80, बराबर ऐसा हो गया, बराबर। अब आप जरा ध्यान से देखो इसमें से कैसे हम प्रूव करेंगे, दोनों में से किसी का भी एक मास तो फिक्स है नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ उसको ट्रिक कैसे करते हैं। फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, बराबर है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का मास जो है उसके रेफरेंस में कैसे चेंज होता है वो जरा देखना। इसको तो हम लोग ऐसे करेंगे कि फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन जो है अगर मैं सब में ये 14 कर दूं, यानी इसमें 14, यहाँ पर 14, ये क्या था बेटा N2O था, ये NO था, ये N2O3 है, ये N2O4 है, ये N2O5 है। तो N2O3 के अंदर ये 28 की जगह पर ये हो गया 14, यहाँ पर भी 14, यहाँ पर 14, यानी मैंने क्या कर दिया नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया। उसके रेफरेंस में ऑक्सीजन में क्या क्या चेंजेस आ रहा है वो आप देख लो, बराबर। इसका आपने आधा किया तो ये कितना हो जाएगा 8 हो गया। चलो इसका कुछ नहीं चेंज किया ना तो ये 16 ही रहेगा 16। नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर दो नाइट्रोजन, इसमें 14 का दिया ना 28 का, तो 48 का कितना हो जाएगा बेटा इट विल बी 24। इसका कितना हो जाएगा 24। 64 का कितना हो जाएगा 32, मुंह में दांत है ना तुम्हारे 32 वो, और 80 का कितना हो जाएगा 40, बराबर है। चलो डन। तो इस तरह से जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा कि यहाँ पर तुम्हें दिख ही रहा है ये कि masses of the one element combined with the fixed mass of the other element bear a simple ratio। तो एक का टेबल ही तो है 8 1 जा 8 8 2 जा, अरे जोरदार, आपको तो आता है सब कुछ। तो ये सारी की सारी बातें क्या हो जाएगी कि 1:2:3:4:5, बराबर। दैट इज द सिंपल बेयर रेशियो जो है वो, ये स्टेटमेंट प्रूव हो चुका है अच्छे से। अब जो है आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, बराबर है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और उसके अंदर जो है ये चीजें आप लिख लीजिए, कंप्लीट कीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलो बेटा, इसके नीचे आप इसकी दो लिमिटेशंस लिखेंगे कि ये लॉ जो है कहां कहां पर काम में नहीं आता है। तो वहां पर आप लिखिए कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बराबर है। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम लोग सीखेंगे तो उसके अंदर ये इतना एप्लीकेबल रहेगा नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है, कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर ये जो है चीजें आप नहीं फिक्स कर पाओगे। आप अगर चेक करके देख लो तो भी नहीं हो पाएगा, बराबर है। आप खुद कर चेक करके देख लो, जैसे कि आपने पढ़ाई है ना 10th के अंदर, बराबर। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। ओके सॉरी, कार्बन हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, लेकिन कार्बन कार्बन के साथ जो लिंक बनाता है इसको क्या कहते हैं हम लोग कैटेनेशन कहते हैं। तो कार्बन एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी यूनिक टेंडेंसी है जिसको कहते हैं कैटेनेशन। कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है वो क्या हो जाएगा वहां पर, इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स में आप लोग जो है अगर CnH2n+2 ये सीखा हुआ है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला है, N=4 ये ब्यूटेन का है, तो अगर N=4 ले लो तो ये क्या हो जाएगा C4 हो जाएगा, और H कितने हो जाएगा 4 2 10 8+2 यानी 10, हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे। N5 है आपका तो ये हो जाएगा C5, बराबर है, और ये 12। तो अगर यहाँ पर आप कार्बन का फिक्स मास ले लेते हो दोनों के अंदर, बराबर है, इसके बारे में लिखो, यहाँ पर आपका C4H10 है, यहाँ पर आपका C5H12 है, बराबर है। तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, बराबर। यहाँ पर अगर आप कार्बन पहले देखो ये 4 है ना कार्बन, तो 12 4 48 हो जाएगा, और ये 60। यहाँ पर 10 हाइड्रोजन, सॉरी ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर 12, क्योंकि इसका तो एटॉमिक मास ही 1 है। लेकिन जैसे ही आप इसका फिक्स मास कर देते हो, मान लो कि इसका 48 की जगह 12 कर दिया, इसका भी 12 कर दिया, मास आपने फिक्स कर दिया,
बराबर है। तो आपको 48 में से 12 करना है, तो किससे आप डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 48 को 12 में कन्वर्ट करना है, तो 12 पूजा, बराबर है। तो इसका ये आपने फोर्थ पार्ट किया कि नहीं, तो इसका फोर्थ पार्ट कर दो, तो 10/4 हो जाएगा ये। और ये भी जब इसका कर रहे हैं हम लोग, बराबर 60 में से 12 ना, तो फिफ्थ पार्ट है ना ये, तो इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। तो आप देख लो 10/4 और 12/5 जो है वो कैसे मिलेगा आपको, फ्रैक्शन में मिलेगा, इट इज नॉट अ होल नंबर, बराबर है। वो आपको क्या मिलेगा, फ्रैक्शन में मिलेगा बेटा। इसलिए ऐसा कहते हैं कि ये लॉ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए इतने सफिशिएंट नहीं है, बराबर है। सो दिस इज द लॉजिक वेयर द लॉ विल बी फेल। और एक और चीज है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जो है उसको भी ये फॉलो नहीं करेगा। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड आप सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ोगे, जहां पर आयन ऑक्साइड होगा, तो आयन ऑक्साइड में FeO होगा और वहां पर 0.93 0.96 भी हो सकता है। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। सो दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने सीखा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो स्टेटमेंट क्या था और उसका एग्जाम्पल क्या क्या था। नाउ वी आर डिस्कसिंग द एप्लीकेशन इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। तो सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं, अगर आपको ना दिख रहा हो तो जरा ध्यान से सुनना। कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या था, कार्बन के 2 ऑक्साइड थे, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, which contain 42.9% and 27.3% कार्बन रेस्पेक्टिवली। यानी पहले ऑक्साइड में कार्बन के परसेंटेज है 42.9 और दूसरे ऑक्साइड में कितने हैं 27.3%, बराबर है। तो आप डेटा लिखिए और उसके बाद इसका हमें इंटरप्रिटेशन भी करना है। तो आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन नंबर 1। तो सॉल्यूशन जो है, फर्स्ट सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो पहला सॉल्यूशन जो करेंगे उसके अंदर, हाँ चलिए हो गई, ये पेन में इंक नहीं थी तो मैंने दूसरी पेन ली। सॉल्यूशन 1 के अंदर आपके पास आप देखिए कि कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स व्हिच कंटेन 42.9% ऑफ एंड 27.3% ऑफ कार्बन। यानी किसके परसेंटेज गिवन है, कार्बन के। तो कार्बन के परसेंटेज वहां पर आप देख सकते हैं कि भाई फर्स्ट ऑक्साइड लिखे वहां पर, फर्स्ट ऑक्साइड, और यहाँ पर लिखेंगे सेकंड ऑक्साइड, बराबर है। तो फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों लिख लेंगे, बराबर है। तो आप मुझे ये बताइए कि पहले ऑक्साइड में कितना गिवन है, ये 42.9% है, 42.9% इज गिवन। अब इसमें 42.9% ये है, तो करीब करीब ऑक्सीजन जो है परसेंटेज कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो 100 जो है आप जो है उसमें से 100 में से ये वैल्यू माइनस कर लीजिए, देन यू गेट, बराबर है। तो करीब करीब ये जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 57.1% मिलेगी। कितनी मिलेगी, 57.1%, बराबर है। दूसरी बात कि यहाँ पर सेकंड ऑक्साइड में कार्बन कितना दिया हुआ है 27.3। तो आप अगर 100 में से माइनस कर ले, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में करके देख ही रहा हूँ आपके साथ ही, 72.7%। कितना है, 72.7%, बराबर है। तो ये मिलेगा आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्साइड। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको ये देखना है कि भाई फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर आप देख लीजिए कि 57.1 पार्ट्स जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के कितने पार्ट्स के साथ कंबाइन हो रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इन फर्स्ट ऑक्साइड लिखेंगे 57.1 पार्ट्स बाय मास ऑक्सीजन combine with 42.9 पार्ट्स कार्बन, बराबर है। ऐसे लिखिए 57.1 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 42.9 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका लिखेंगे 1 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कार्बन। ओके, तो हमें क्या करना है, 1 into 42.9 डिवाइडेड बाय 57.1। तो इसका आंसर आप निकालिए,
इसका आंसर जो है वो कितना आ रहा है, आप चेक कीजिए अपनी कैलकुलेटर के अंदर, तो यू गेट 0.75 के आसपास इसका आंसर आएगा, 0.75 बराबर ऐसा। इसी तरह से आपको क्या करना है बेटा, सेकंड ऑक्साइड का भी लिखना है। सेकंड ऑक्साइड जो है उसमें आप क्या करें कि अगर सिंपलेस्ट वे में लिखना है तो मैं यहाँ पर टेक्निक बदल ऑक्सीजन लिखिए, कार्बन लिखिए। ऑक्सीजन कितने हैं आप चेक कीजिए कि 57 पार्ट्स ऑक्सीजन था, तो इसमें कितना है 72.7 पार्ट्स बाय ऑक्सीजन कंबाइन विद कितने पार्ट्स के साथ कंबाइन हो रहा है 27.3 पार्ट्स बाय, और यहाँ पर अगर 1 पार्ट्स आपने ले लिया तो ये कार्बन का कितना पार्ट्स यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 27.3 डिवाइडेड बाय 72.7। इसका आंसर मुझे बताइए कि इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, आपका कितना आ रहा है। सो यू कैन कैलकुलेट, इट विल बी 0.7376 बराबर। आप कैलकुलेटर में करके साथ में देख सकते हैं, हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ये जो है कैलसी के अंदर ही कर रहे हैं जिससे आपका आंसर इजीली, हमें मेथड पे फोकस करना है बराबर है ऐसा। तो ये चीज जो है आप कर लीजिए। अब आप देखिए कि दोनों का जो है, मान लो कि यहाँ पर आपका आ रहा है 0.751, वो क्या आ रहा है कार्बन आ रहा है ना, इतना कार्बन बराबर है, और ये भी क्या आ रहा है आपका कार्बन आ रहा है, तो ये क्या है डिफरेंट मास ऑफ कार्बन कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ द ऑक्सीजन, डिफरेंट पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइंड विद द फिक्स मास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका मतलब हमें क्या करना है, कार्बन का फर्स्ट ऑक्साइड और सेकंड ऑक्साइड में भी एक रेशियो निकालना है बेटा। तो 0.751 बराबर इस टू अगर 0.376 कर लो बराबर है, तो आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेशन में डबल ही हो रहा है, ये अप्रोक्सीमेशन में ये जो है चीज है डबल हो रही है। तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ पर देखो ये 2:1 आएगा, इसका आंसर 2:1। तो वही बात हुई, हमने किसकी कंपैरिजन की, कार्बन के पार्ट्स की। कार्बन जो है दोनों ऑक्साइड में कितना मिला 0.75 और यहाँ पर 0.37। तो वही स्टेटमेंट था कि द मासेस ऑफ द वन एलिमेंट कंबाइंड विद द वन पार्ट्स यानी फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन बेयर अ सिंपल रेशियो। सो दैट इज द सॉल्यूशन नंबर 1। आई होप कि आपको ये पता चल चुका होगा। नेक्स्ट जो सम है, ये 2-3 सम हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपका एक बार कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए बराबर। इतने ज्यादा सम इसके आते नहीं है, एमसीक्यू में रहता है, लेकिन एमसीक्यू में बहुत ही सिंपल वे में रहता है। चलो अभी आप करेंगे सॉल्यूशन नंबर 2। तो सॉल्यूशन 2 करने से पहले आप पढ़िए कि क्या क्या डेटा गिवन है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने दिया हुआ है कि एलिमेंट जो है ये 2 फॉर्म कर रहे हैं ऑक्साइड्स। एलिमेंट फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स, दिस ऑक्साइड्स कंटेन 50% एंड 60% ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। एलिमेंट कोई मेटल हो सकता है क्योंकि ऑक्साइड है। तो मेटल ऑक्साइड के अंदर आप देख लो कि यहाँ पर मेटल ऑक्साइड पहला है जो, उसमें अगर ऑक्सीजन 50% है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ये मेटल और ये ऑक्सीजन, तो अगर ये 50% है तो ये कितना होगा 50% ही होगा। ये मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो मेटल और ऑक्सीजन बराबर है, तो ये 60% गिवन है इसके अंदर, तो ये कितना होगा 40%। टोटल परसेंटेज कितने होते हैं 100 होते हैं। तो ये सिंप्लीफाई कर लो पहले, जिससे क्या होगा कि बहुत ही इजी रहेगा कि आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। अब आप देख सकते हो कि 50 पार्ट्स की जगह ग्राम में ले सकते हैं कि 50 ग्राम एलिमेंट कंबाइंड विद, लिखिए 50 ग्राम, ये फर्स्ट ऑक्साइड के लिए 50 ग्राम एलिमेंट कंबाइंड विद 50 ग्राम ऑक्सीजन, बराबर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। O2 ना लेकर आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 1 ग्राम एलिमेंट हुआ कंबाइन विद हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 into 50, 50/50 आंसर जो आएगा वो 1 ग्राम आएगा। ऑक्सीजन का आंसर क्या आएगा 1 ग्राम ऑक्सीजन। चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोग एलिमेंट को फिक्स कर रहे हैं, ये वाले बराबर, ये फर्स्ट केस। सेकंड केस के अंदर क्या होगा आप लोग मुझे बताएंगे, कितने ग्राम एलिमेंट ले लूं मैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 40 ग्राम, थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ, 40 ग्राम एलिमेंट कंबाइंड विथ 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
ओके, देन वी आर मूविंग ऑन दैट 1 ग्राम एलिमेंट जो है बराबर है कंबाइन विथ हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे 1 इंटू 60/40, 6/4, 3/2 यानी आएगा 1.5, आया ना 1.5, तो ये 1.5 क्या है ऑक्सीजन आया बराबर। अब आप देखो डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ फिक्स मास बराबर, ये अलग अलग मासेस है, एक में 1 ग्राम एक में 1.5 ग्राम आ रहा है, ये डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद द फिक्स मास यानी 1 ग्राम के साथ, तो सिंपल बेयर रेशियो आ रहा है। अगर आप लिखते हो कि भाई मासेस ऑफ ऑक्सीजन वो कितना आया 1:1.5, तो ये सिंपल मल्टीपल ही है, आप जरा चेक करो इसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर, ये वाले फ्रैक्शन में दिख रहा है लेकिन ये इतना भी फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसमें एक ऐसा भी चांस होना चाहिए कि ये जो है आप 2:3 कर लो बराबर है, तो क्लियर पता चल जाएगा कि ये आंसर जो है 2:3 आ रहा है, तो 2:3 दैट इज द फाइनल आंसर। So we can say that these data are in accordance with the law of multiple proportion. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट जो है नया लॉ पढ़ेंगे बराबर, जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप आज के आज निपटा कर इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। थैंक यू।